हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क रोटेशनल फोर्स ही होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम की तरह है। ऑब्जेक्ट के प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर होता है। आपको मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो उसका प्रूफ आप मेरे लेफ्ट साइड स्क्रीन पे एक वीडियो पे देख सकते हैं कि जिसमें एंगुलर मोमेंटम एनर्जी एक स्पीडी रोटेटिंग व्हील को हवा में ही स्टेबलाइज कर रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे लेफ्ट साइड कॉर्नर स्क्रीन पे एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट डायरेक्शन के ऊपर और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस में घूर रहा है उसके ऊपर। तो टॉर्क एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऑब्जेक्ट की मोशनल फोर्स का और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन का। तो आप मेरे लेफ्ट साइड स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि जब लेफ्ट साइड फैन घूमने लगता है तो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो मोशन क्रिएट करता है सामने वाले फैन पर। तो ऐसे ही काम करता है टॉर्क। तो आगे की वीडियो में हम डिफरेंट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो देखेंगे। आपको मेरे राइट और लेफ्ट साइड के एक्सपेरिमेंटल वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि 4 विंड टर्बाइन जैसे दिखने वाले रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें 4 सिमिलर वेट जिनका मास m1 है वो बाइंड कर दिए गए हैं उनके सेंटर में। तो जब उन चारों वेट्स को एक साथ रिलीज कर दिया जाता है तब आप देख पाएंगे कि चारों रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की रोटेशन स्पीड डिफरेंट है। तो अगर आप उनमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है निकालना चाहेंगे तो आपको उनकी सर्कमफ्रेंस पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखना पड़ेगा। मेरे राइट साइड के एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड केस है उसमें ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्पीड थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ वो वेट गिरने की वजह से वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर है। तो उसकी वजह से जो सर्कमफेरेंस पे फोर्स एक्ट करेगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा फास्ट केस से, उसकी वजह से टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि टॉर्क जुड़ा है ऑब्जेक्ट की फास्टर रोटेशन से, बट ऐसा नहीं है। टॉर्क डिपेंड करता है वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम ऑफ मास आगे की तरफ पुश कर रहा है। आप मेरे लेफ्ट साइड के एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि जो फास्ट केस है उसमें ऑब्जेक्ट की रोटेशन स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो 4 अटैच मासेस हैं वो सेंटर ऑफ मास के बहुत पास हैं। तो उसकी वजह से उसको एक स्मॉल टर्बाइन के साथ कंपेयर भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ वो जो फॉलिंग वेट है वो भी सर्कमफ्रेंस के बहुत पास एक्ट कर रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा सर्कमफ्रेंस पर वो ज़्यादा होगा सेकेंड केस के कंपेयर में। तो यही कॉज है उसका फास्टर रोटेशन का। बट जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसमें वो सेम ही होगा वो बड़े वाले रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि जो बड़ा वाला रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है वो उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को सामने की तरफ पुश कर सकता है और उतनी वॉल्यूम ऑफ एयर को सामने की तरफ पुश करने के लिए छोटे वाले टरबाइन को ज़्यादा फास्टर रोटेशन से घूमना पड़ेगा। तो आप मेरे इस एक्सपेरिमेंट पे देख सकते हैं कि जब मैं पेंसिल की सेंटर ऑफ मास पे पुश करता हूँ तब वो पेंसिल ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करती है
क्योंकि उसकी सर्कमफेरेंस पर मिनिमल फोर्स अप्लाई होता है। बट जब मैं उसको सेंटर ऑफ मास से दूर एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, तब सर्कमफेरेंस पर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वो रोटेशनल मोशन में मूव करती है। तो आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि दोनों रोटर की केस में सेम एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉर्क सेम होगा दोनों की केसेस में। तो बड़े वाले रोटर के केस में जो सर्कमफेरेंस पर फोर्स पड़ रहा है वो उसके साथ रेडियस को मल्टीप्लाई करने से टॉर्क मिलेगा। बट छोटे वाले रोटर के केस में सर्कमफेरेंस पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो बड़े वाले रोटर के केस से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर पुशिंग फोर्स के साथ साथ बड़े वाले रोटर के वेट का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और यही कॉज है दोनों के केसेस में टॉर्क सेम होने का। एट लास्ट अगर हम टॉर्क की प्रैक्टिकल यूज रियल वर्ल्ड में देखें तो ये कार्स में टॉर्क कन्वर्टर की तरह इस्तेमाल होते हैं। टॉर्क कन्वर्टर में दो डोम साइज प्लेट आपस में लगे हुए रहते हैं और उनके अंदर फ्लूइड फील होके रहता है। इसका जो इम्पेलर प्लेट होता है वो कनेक्टेड होता है क्लच के साथ, और जो टर्बाइन प्लेट होता है वो कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन गियर के साथ। तो ये मैकेनिज्म होने की वजह से अगर आप ड्राइविंग के टाइम क्लच पेडल को सडनली रिलीज भी कर देते हैं तो आपको ज़्यादा जर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर के जो दोनों प्लेट्स होते हैं वो फ्लूइड मीडियम के थ्रू एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। उसकी वजह से इम्पेलर प्लेट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो सडनली ट्रांसमिट हो नहीं पाता टरबाइन प्लेट में, क्योंकि उसका कुछ एनर्जी फ्लूइड की रोटेशन में यूज अप हो जाता है, और उसकी वजह से टरबाइन प्लेट धीरे धीरे अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन में पहुंचती है। बट अगर आप बाइक्स में सडनली क्लच को रिलीज करते हैं तो आप जर्क महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लच डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रोटेटिंग चेन प्लेट के साथ, और उसमें कोई टॉर्क कन्वर्टर नहीं होता। Thank you. First off, why do we double clutch? There's a few reasons why we double clutch. Normal downshifting, downshifting to pass someone, and rev hang. Last one I'll explain later. But let's go with normal downshifting first. If you want to double clutch for a normal downshift, it's very similar to a rev match. However, the big difference is that instead of revving it with the clutch in, we rev it while it's in neutral. Really, it's so you can open up your synchros, and it's so you can skip gears. So like if you were in 6th gear, if you wanted to put in 4th gear, you would want to double clutch. And you can just do it super quick, just like this. There, 4th gear. With a double clutch, instead of going 6th, 5, 4 in sequence, you can just skip it. You can go straight to 4th. Now you might ask yourself, well, okay, why can't I just rev match for that? Well, you can, and a lot of people do. I even do that sometimes. The benefit of the double clutch is it's just a little bit easier on your car. Here, they do this. They give it the right amount of gas. Okay, so look, we're about 2,500 RPM, ready to go. They start engaging the clutch, and then they dump it like that. You see how jerky that was? That was really jerky and very uncomfortable. And honestly, on a bike like this, if you do that too much, you're gonna wheelie. You could flip the bike over backwards. So you don't wanna do that. So when the clutch starts engaging, sorry, I gotta use my rear brake to stop from rolling. So you're giving it some gas, say 2,000 RPM, 2,500 RPM. You're engaging the clutch. Keep letting it slip. Look, it's still slipping, still slipping. And now I've let it go. So it's a smooth motion all the way through until it's fully engaged. Don't think, okay, it's starting to engage and then boom, let go, because it's going to be really jerky like I just showed you.